नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अब तक हम लोगों ने हिस्ट्री के सेशन के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर ली थी। पिछली वीडियो हम लोग के सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में थी और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती थी मैंने आपको अच्छे से बताई थी। और आपको मैं हमेशा ये भी बताता हूँ कि देखिए, जब कभी भी हिस्ट्री पढ़ना है तो सिक्वेंस में पढ़ना है, अदरवाइज आप लोग चीज़ों को भूल सकते हैं। तो कहानी फिर एक बार हम लोग कंटिन्यू करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से, फिर समझेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के लिए क्या क्या स्थिति या उत्तरदायित्व हुई। ठीक है, तो यह हम लोग का आज का पूरा सेशन रहने वाला है। ठीक इस प्रकार से पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जानेंगे कि क्या कारण थे, और जो कारण है इसके वो छुपे हुए हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 2 चरणों में हुआ। पहला चरण महात्मा गांधी ने गांधी इरविंग समझौते के कारण स्थगित कर दिया था, लेकिन जब गोलमेज सम्मेलन से उनको कोई लाभ नहीं हुआ, वापस आए, दूसरा चरण शुरू कर दिया। लेकिन अंततः 1934 में महात्मा गांधी ने खुद ये बात मान ली कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह सफल नहीं है, इसलिए इसको बंद कर देना ही ठीक है, आगे हम लोग नहीं कंटिन्यू करते इसको। ठीक है, क्लियर है इतनी बात सारी की सारी। तो उसके बाद क्या हुआ, जब महात्मा गांधी ने कह दिया कि ठीक है, यह पूरा का पूरा मामला जो है यह नहीं चलेगा आगे, इसके बाद महात्मा गांधी ने पूरा आंदोलन स्थगित किया। केवल स्थगित ही नहीं किया, राजनीति से संन्यास ले लिया, भाई बाहर निकल गए राजनीति से, खुद को दलितों की सेवा में समर्पित कर दिया, आश्रम में रहने लगे और दिन भर वही अपना चरखा सूत काटना इन सब चीज़ों में खुद को जोड़ लिया। उस समय राजनीति में उनकी एक भी एक्टिविटी नहीं थी और वहीं रह करके लोगों से मिलना जुलना, कोई एडवाइस मांगने आया तो वहीं पर रह करके एडवाइस देना, ये सब चीज़ें उन्होंने शुरू कर दी। अब 1934 के बाद यही स्थिति बनी, लेकिन बातचीत चलती रही, क्योंकि उस समय हर एक व्यक्ति ये जानता था कि महात्मा गांधी का भारत में क्या महत्व है। तो इसलिए चाहे जवाहरलाल नेहरू हो या बाकी बड़े लोग हो कांग्रेस के या अन्य भी, सब मिलने जाते थे, सलाह लेते थे। अब उसका थोड़ी सी स्थिति बदली भी थी। बदली क्यों? क्योंकि देखिए, लगातार कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे हैं और महात्मा गांधी का उद्देश्य राजनीति में आना नहीं था, है ना। कुछ लोग अब हम देखते हैं कि शुरू में कहते हैं कि राजनीति में नहीं आएंगे, बाहर से ही आंदोलन करेंगे, बाद में राजनीति में आ जाते हैं। तो हाँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात तो खैर वैसे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन महात्मा गांधी की स्थिति वही थी, उनको राजनीति में कोई दिलचस्पी कभी थी ही नहीं, है ना। लेकिन कांग्रेस को पूरी राजनीति में दिलचस्पी थी। कांग्रेस बार बार कहती थी कि हम लोग को शामिल किया जाए केंद्रीय व्यवस्थापिका के अंदर, या हम लोग को शामिल किया जाए प्रांतीय सरकारों में, हमें बोला जाए, हमें अधिकार दिए जाए सरकार चलाने के। तो इसी बीच क्या होता है कि 1935 का अधिनियम आ जाता है, जहां प्रांतीय सरकार चलाने का अधिकार भारतीय लोगों को मिलना होता है, जिसके जो चुनाव थे, यह चुनाव होते हैं 1937 में। तो 1937 के चुनावों की जो बात थी, ये लोग सभी 1936 के अधिवेशन में फाइनल कर लेते हैं। 1936 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, प्रश्न बनते हैं बार बार। 1936 का अधिवेशन लखनऊ, 1937 का अधिवेशन फैजपुर। ठीक है, अब यह जो अधिवेशन थे यह अपने सीक्वेंस में लगातार हुए हैं। हर एक अधिवेशन तो इंपॉर्टेंट नहीं, बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि 36 और 37 का मैंने आपको बताया। इसके अलावा 38 और 39 के मामले में सुभाष चंद्र बोस की बहुत अधिक चर्चा होती है, इसलिए यह जो हरिपुरा और त्रिपुरी वाले होते हैं बहुत अधिक चर्चा में आते हैं बार बार, तो इसलिए हम लोग को याद रखना जरूरी हो जाते हैं। ठीक है, इन्होंने बातचीत पहले ही फाइनल कर ली कि देखिए 1937 में प्रांतीय चुनाव होंगे, हम लोग लड़ेंगे। लड़े भी 5 ऐसे प्रांत थे जहां पर कांग्रेस को बहुमत मिला, सरकार बनाई। कुछ जगह ऐसी थी जहां इन्होंने मिलजुल करके सरकारें बना ली। ठीक है, यानी कि भारत में सब लोग यह तो जान गए कि कांग्रेस का दबदबा है, और यही दबदबा बनता है आने वाले समय में भारत विभाजन का कारण, क्योंकि मुस्लिम लीग समझ जाती है कि भाई कांग्रेस से सच में लोग प्रेम करते हैं, और जो लोग प्रेम करते हैं यह इलेक्शन में दिखाएंगे, और हम लोग के हाथ सत्ता नहीं आएगी, और सत्ता नहीं आएगी तो फिर मजा नहीं आएगा। इसी वजह से बाद में अपने लिए एक पाकिस्तान का प्रस्ताव रखते हैं, अलग क्षेत्र मांगते हैं। ठीक है, कोई भी चीज अचानक से नहीं होती, सीक्वेंस जब देखोगे, चेन जोड़ोगे ना, हर एक चीज देखने को मिलेगी कि अच्छा ये था जिस वजह से ये हुआ। ठीक है, अब क्या होता है कि लंबा समय हो गया, महात्मा गांधी अब राजनीति से बाहर थे। ठीक है, 37 के चुनाव भी हो गए, अच्छी खासी जीत कांग्रेस को मिली। लेकिन क्या होता है, 1939 में शुरू हो जाता है क्या? एग्जैक्टली, वर्ल्ड वॉर 2। अब विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब विश्व युद्ध शुरू होते ही क्या होता है कि बाद में जो ब्रिटेन सरकार होती है, यह कह देता है कि भारत भी हमारे साथ में इंक्लूड है, वह भी विश्व युद्ध लड़ रहा है। हम लोग का ऐसा कुछ था ही नहीं, ब्रिटेन सरकार ने खुद अपनी तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया, तो हम लोगों ने आपत्ति जताई। अब आपत्ति भी कैसे जताई? फिर एक बार हम लोगों ने वही अपने उपकरण अपनाए कि भाई सविनय अवज्ञा करेंगे, असहयोग करेंगे। मतलब पूरी तरह से ऐसा कोई आंदोलन नहीं था, बट इन्होंने त्याग पत्र दे दिए, अपने मंत्रिमंडल छोड़ दिए, सारी की सारी सरकार, प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया। सब लोगों ने कहा कि नहीं चलानी सरकार, ये कोई तरीका थोड़ी, हमसे पूछ ही नहीं रहे हो, हमारी कोई राय नहीं ले रहे हो, चले जा रहे हो। ठीक है जी।
अब इसी बीच क्या था कि भाई अब समय दोबारा बीत गया था लंबा, कोई बड़ा आंदोलन नहीं था, कांग्रेस शांत थी, महात्मा गांधी शांत थे। और महात्मा गांधी की ना पकड़ आज भी बहुत अच्छी बनी हुई थी पूरी भारतीय व्यवस्था पे। तो महात्मा गांधी 1940 में शुरू करते हैं पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्योंकि अब समय आ रहा था कि कोई आंदोलन होना चाहिए, विश्व युद्ध भी चल रहा था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के दो कारण थे। पहला यह था कि शुरू करते हैं छोटे स्तर पे, क्योंकि लंबा समय हो गया हम शांत थे, तो धीरे धीरे पहले लोगों को इकट्ठा किया जाए। बट व्यक्तिगत सत्याग्रह सफल नहीं था, ठीक है, आप लोग को याद रखना है, क्योंकि व्यक्तिगत सत्याग्रह से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत आते हैं। तीनों सत्याग्रहियों का नाम आचार्य विनोबा भावे, पहले सत्याग्रही, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है, तो आप लोग को याद रखना है। सफल नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी ने शुरू किया। कई लोग कारण मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट परेशान ना हो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड थी। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि महात्मा गांधी चाहते थे कि पहले छोटे स्तर से शुरुआत हो, बाद में हम लोग बड़े स्तर पर चले जाएंगे, ठीक है। अब उसी के बाद क्या होता है कि महात्मा गांधी परिस्थितियों को समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं, और हमें पता लगता है कि 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट का रुझान जो है हमारी तरफ नकारात्मक हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो युद्ध में इंक्लूडेड है। अब युद्ध में उसका फोकस है और वो चाहता है कि हम युद्ध जीतेंगे, ठीक है, कोई भी चाहेगा लड़ाई में है तो जीते हम लोग। तो उसने क्या किया, पहले तो क्रिप्स मिशन भेज दिया भारत में। वह चाहता था कि भारतीय लोग समझ जाएं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती है कि आपको आने वाले समय में डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। लेकिन अब भारतीय लोगों की वृत्ति बदल गई थी, अब हम कुछ और चाहते थे। अब हम चाहते थे कि डोमिनियन स्टेटस नहीं मिले, हमें ब्रिटिश के अधीन नहीं रहना, हमें चाहिए कि हमारी अपनी खुद की सरकार हो, पूरी तरह से स्वतंत्र। अब हम अपनी मर्जी से अपनी सरकार चलाएंगे, अपना संविधान निर्धारित करेंगे, अपने देश के नागरिकों के हित की सोचेंगे, भारत का भविष्य सोचेंगे, नहीं चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट। बट इन्होंने 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा ही इस उद्देश्य था कि आप लोग के लिए संविधान तैयार जो होगा उसके मामले में चर्चा करना, स्थितियों को खोजना और आने वाले समय में लोगों को संभावनाएं देना। लेकिन क्रिप्स मिशन की जो सिफारिशें थी वो इस प्रकार नकारात्मक हुई कि भारतीय लोगों में रोष आ गया, क्योंकि उसने ना अपनी सिफारिशों में एक ऐसी बात कही थी जो हमें पसंद नहीं है। उसने कहा कि आने वाले समय में आपको स्वतंत्र कर दिया जाएगा। हम तो चाहते थे स्वतंत्र हो, लेकिन उसने कहा कि जो भारत में शामिल होना चाहते हैं, अच्छी बात है, शामिल होइए, जो शामिल नहीं होना चाहते उनको हम लोग सेपरेशन का अधिकार भी देंगे। अब यही बात हमारे देश के लोगों को नहीं पसंद आई कि आप भारत तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो कि नई नहीं थी, पहले भी चल रही थी, अलग अलग जगह कोशिश की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। लेकिन इस प्रकार की बातें आप यदि नॉर्मली कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उन लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जिनको भारत में पावर नहीं मिल रही, तो वो सोच रहे हैं कि एक अलग जगह बन जाएगी तो हमें पावर मिल जाएगी। जैसे कि जिन्ना की कोई अच्छी साख नहीं थी भारत में, लेकिन उसी लिए उसने पाकिस्तान की मांग की, अलग क्षेत्र की मांग की जो सिर्फ मुस्लिमों का होगा, जिस वजह से बाद में सारे अधिकार उनके पास में। आज भी नोटों पे मुस्कुराते हैं वो बैठ करके ना, तो यही सब बातें थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की यही जो बातें थी, यह कहीं ना कहीं भारत के लोगों को, महात्मा गांधी को पसंद नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा कि भाई अब आंदोलन जरूरी हो गया। पिछले 2 आंदोलन थे, कुछ अलग करना था, कुछ नया करना था। तो अब इन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो क्रिप्स मिशन की बातें एक तरह से पोस्ट डेटेड चेक है हमारे लिए, यानी कि जो चीजें हम पहले चाहते थे तब तुमने नहीं दी, अब देने की बात कर रहे हो, अब क्या फायदा। अब अगर हमें कुछ चाहिए तो चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता, और पूर्ण स्वतंत्रता से कम यदि कुछ भी होगा तो हम समझौता नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। यह बात महात्मा गांधी ने स्पष्ट कर दी थी क्रिप्स मिशन के कारण। बात यहां से क्लियर हो गई। इसी की वजह से मुस्लिम लीग के मन में भी भावना उभरेगी कि अलग ही क्षेत्र हमारे लिए हो जाए। अब महात्मा गांधी समझ जाएंगे कि फिर देश मांग कर रहा है एक आंदोलन की, क्योंकि क्रिप्स मिशन से ब्रिटिश गवर्नमेंट यह दिखा रही है कि हम अभी भी स्वतंत्र करने को इच्छुक नहीं है। तो वही स्थिति होती है आने वाले समय में। हम देखते हैं कि अब महात्मा गांधी परिस्थितियों को समझते हैं, तो कहते हैं कि आंदोलन खड़ा होगा। कांग्रेस सोचती है कि ठीक है अभी युद्ध चल रहा है, बाद में किया जाए। तो महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट कई जगह में यह भी मिलता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लोगों से इतना तक कह दिया कि अगर मुझे आंदोलन में समर्थन नहीं दोगे ना, तो भारत की मिट्टी से मैं कांग्रेस के बिना एक ऐसा आंदोलन खड़ा करूंगा जो पूरे भारत में तूफान ला देगा। वही स्थिति होती है। तो महात्मा गांधी सबको साथ लेकर के फिर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हैं। लेकिन जहां जैसे ही ये लोग घोषणा करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन होगा, वहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट युद्ध में इन्वॉल्व होने की वजह से दमन चक्र शुरू कर देती है, क्योंकि वो यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। तो वो दमन चक्र शुरू करके सारे बड़े लोगों को जेल में डाल देती है। बट कहीं ना कहीं आंदोलन चलता ही रहता है। तो हर एक बात समझेंगे, ये थोड़ी सी बातें क्या क्या घटनाक्रम पहले रहा जो यहाँ कारण बन जाते हैं अभी, ठीक है। आंदोलन का प्रारंभ समझेंगे। ऑपरेशन 0 आर ही शुरू किया था यहाँ पर, जो आपको मैंने बताया, जिसमें जितने भी बड़े नेता थे कांग्रेस, सबको अरेस्ट कर लिया था। क्या क्या कार्यवाही रही इस आंदोलन के दौरान, सरकार द्वारा आंदोलन का दमन कैसे कैसे हुआ। गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया था जेल में ही, बट बाद में तोड़ दिया था, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में क्या क्या भूमिका रही भारत छोड़ो आंदोलन की, और
परिणाम क्या रहे, इसके हर एक पे हम लोग नजर डालेंगे। लेकिन एग्जाम में आपसे जो मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वह इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तर प्रदेश की भूमिका का उल्लेख करते हुए इसके परिणामों का वर्णन कीजिए। कोई भी कार्य परिणाम जरूर छोड़ता है, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। इस आंदोलन के भी कुछ खास परिणाम हुए, तो फोकस भारत छोड़ो आंदोलन और उत्तर प्रदेश की भूमिका, साथ साथ में परिणामों की। तो इस प्रकार का एक प्रश्न के लिए आप लोग को तैयार रहना है, प्रैक्टिस करते रहिए। अभी तो समय है, लेकिन प्रीलिम्स एग्जाम आने वाला है और मुझे सूचना अभी यह जो मिली है वह यह है कि पिछले समय से जल्दी ही हो सकता है, यानी कि मार्च अप्रैल तक होने की संभावना है आपकी बार एग्जाम की। तो तैयारी कीजिए डट करके, है ना। और इस प्रकार मेंस के आंसर भी लिखते रहिए ताकि आप लोग तैयार रहें एग्जाम के लिए। चलिए आगे की स्थिति समझते हैं। आगे की स्थिति क्या है, क्या क्या कारण रहे। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना मर्जी का शामिल कर लिया, जैसा कि आपको मैंने बताया। प्रांतीय सरकारों से उन्होंने त्यागपत्र दे दिए, सारी बातचीत पहले हो गई थी, ठीक है। फैसपुर अधिवेशन जो है वह 1937 है ऑफिशियली। अगर हम देखें, बहुत सारी जगह थोड़ा सा डिस्प्यूट है, अलग अलग जगह अलग अलग लिखते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल कांग्रेस की वेबसाइट पर आप देखेंगे फैसपुर अधिवेशन 37, लखनऊ अधिवेशन 36 लिखते हैं ये, ठीक है। तो 5 प्रांतों में जहां पर कांग्रेस को बहुमत मिला था इन चुनावों में, यह था मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम संयुक्त प्रांत की स्थिति समझते हैं तो पता लगता है कि संयुक्त प्रांत की कुल 228 सीटों में से 134 स्थान जो थे, यह स्थान कांग्रेस को मिल गए थे। तो अच्छा खासा बहुमत कांग्रेस को यहाँ पर मिल गया था, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा खासी जो बहुमत मिला था उसी का लाभ इन लोगों ने बाद में उठाया और एक अच्छे आंदोलन को ये लोग जन्म दे पाए। रीजन, आप लोगों से जुड़े हुए नेता थे, तो आप जो बात कहते थे ना लोग जल्दी मान लिया करते थे, तो उसका आपको आंदोलनों में लाभ मिला। कीमतों में तेजी से वृद्धि हो रही थी और वस्तुओं की कमी हो रही थी। रीजन, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो वर्ल्ड वॉर की वजह से क्राइसिस बनता है हमेशा। जब भी क्राइसिस बनेगा तो वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन साथ साथ वस्तुओं भी जो है वह कम अवेलेबल रहेंगी मार्केट में। तो यह भी एक कारण था जिसकी वजह से हम देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन होता है। वहीं एक कारण था जापान। जापान जो था एक्सिस पावर था, ब्रिटेन अलाइड पावर था, यानी कि ब्रिटेन जो था यह मित्र राष्ट्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन जापान ध्रुवीय राष्ट्र के रूप में जाना जाता था। तो ध्रुवीय राष्ट्र के रूप में जाने जाने की वजह से स्थिति यहाँ पे क्या थी, जापान भारत की तरफ बढ़ रहा था। सिंगापुर, रंगून और अंडमान, इन सभी क्षेत्रों पे कब्जा कर चुका था। भारत पर संकट मंडरा रहा था कि ब्रिटेन की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि यह आकर के भारत पे कब्जा कर ले और हम ब्रिटेन से छूटने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जापान आ गया तो फिर इससे छूटने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और अगर आ गया तो जल्दी छोड़ के भी नहीं जाएगा, बड़ी समस्या हो जाएगी हमारे लिए, हम लड़ भी नहीं पाएंगे ठीक से। सभी के मन में बड़ी चिंता थी इसके लिए, सब परेशान थे, तो इसके प्रति भी इन्होंने विरोध दर्ज किया था। तो यही सब बाद में कारण बने। क्रिप्स मिशन की पूरी कहानी मैंने आप लोग को बताई अभी कि कैसे कैसे आया और कैसे कैसे इसने फिर सभी के लिए बोला अलग अलग बातें। सभी को उसने कहा कि आपको सेपरेशन का अधिकार मिलेगा, जो पसंद नहीं आई बाद में यह भी एक कारण बन गया भारत छोड़ो आंदोलन का। तो देखिए 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की कार्यकारी समिति की बैठक वर्धा में हुई। कह रहे थे आंदोलन छेड़ेंगे, घोषणा की इन्होंने 8 अगस्त 1942 को। जब यह 8 अगस्त 1942 की जो घोषणा हुई है कहाँ हुई थी, बंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान में। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने आंदोलन शुरू करने की बात कर दी, लेकिन जैसे ही इन्होंने आंदोलन शुरू करने की बात की ब्रिटिश गवर्नमेंट भी तैयार हो गई, क्योंकि बातें ही ऐसी थी जैसे कि महात्मा गांधी ने आंदोलन की घोषणा करते हुए कहा कि देखिए अब हम कोई भी ऐसा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे जो पूर्ण स्वतंत्रता से या पूर्ण स्वराज से कम हो। सबको कह दिया करो या मरो, और आंदोलन के अंदर अब जीत करके आना है, ठीक है। और प्रत्येक व्यक्ति को यह भी समझा दिया कि देखो जब कभी भी आपका नेता नहीं होता तो आप आंदोलन छोड़ देते, अब ऐसा नहीं करना है। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट आंदोलन का दमन करे, जो कि वो करेगी ही करेगी, अगर आपके नेता जेल चले जाते हैं या कुछ दुर्घटना भी हो जाती है, आंदोलन नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अब आप खुद के नेता हैं, आपको आंदोलन खुद लीड करना है। पर याद रखिएगा आंदोलन लीड होगा तो उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर होगा जो हमने निर्धारित किया है, ठीक उसी का पालन सभी लोग करते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। इसके साथ साथ ही महात्मा गांधी ने इन कार्यक्रमों में यह भी निर्धारित किया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी है अब वो नौकरी नहीं छोड़ेगा, नौकरी में रहो, वहीं रहते हुए पैसा भी लो सरकार से और उसके लिए विरोध भी करो, कांग्रेस के प्रति निष्ठा बनाए रखो। सैनिकों को भी कहा कि भाई अपने देश के लोगों को नहीं मारना, पर सेना में रहना है। अगर तुम सेना में नहीं रहोगे तो क्या होगा, अंग्रेजों को लाके भारतीय लोगों को मार दिया जाएगा। सेना में रहो लेकिन भारतीयों को नहीं मारना है, यह काम आप लोग को करना होगा। राजा महाराजाओं को भी कह दिया कि देखिए भारतीय जनता की संप्रभुता स्वीकार कर लीजिए आप लोग, ठीक है। इसके साथ साथ ही जब राजा महाराजा को कहा तो उन्होंने यह भी कहा कि जितने भी लोग रियासतों में रहते हैं वह खुद को रियासत का ना माने, वह माने कि वह भी भारत के नागरिक है और इस आंदोलन में वह भी बढ़ चढ़ करके भाग ले और जो भी काम कर सकते हैं वह करें। वहीं साथ साथ किसानों से फिर कहा
असहयोग की नीति अपनाओ, मालगुजारी नहीं देनी है, लगान नहीं देना है, किसी भी तरह से सरकार को भुगतान नहीं करना है। और इस समय ना फंड्स की बहुत अधिक जरूरत थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्योंकि वह युद्ध में थी, तो यह कोशिश कर रहे थे कि फंड्स को रोका जाए, भारत में जैसे भी रोक पाए। तो उधर घोषणा हुई भारत छोड़ो आंदोलन की, इधर ऑपरेशन जीरो आर शुरू हो गया। अगले ही दिन 8 अगस्त को घोषणा, 9 अगस्त को शुरू किया इन्होंने ऑपरेशन जीरो आर। जितने भी बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस, सबको गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। और सभी लोगों को इन्होंने अलग अलग रखा। जैसे कि हम सुनते हैं कि महात्मा गांधी जो थे उनको आगा खां पैलेस में रखा, शेष जितने भी नेता थे उनको अहमदनगर के किले में इन्होंने बंद कर दिया। गिरफ्तारी हुई तो पहले ही आंदोलन शुरू हो गया, तो लोगों से जुड़ना शुरू कर दिया था सभी नेताओं ने, तो यहाँ गिरफ्तारी हुई, लोगों में और आक्रोश आ गया। कई बार ऐसा होता है कि ये जो गतिविधियां होती है ना, ये आंदोलन को और अधिक तेज कर देती है कि मेरे नेता को बंद कर दिया, ये क्या बात हुई। तो यही वाली परिस्थिति थी, जो लोगों में कम था ना रोष, यह रोष यहाँ पर बढ़ गया कि हमारे नेताओं को परेशान कर रहे हैं, जिस वजह से लोगों ने और ज्यादा तेजी से बढ़ चढ़ करके भाग लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को परेशान करने के लिए। फिर जो भी कर सकते उन्होंने वो हर एक प्रयास शुरू कर दिया यहाँ पर, और वे आगे बढ़ गए। क्या क्या कार्रवाइयां हुई, क्या क्या घटनाएं हुई, तो देखिए स्थिति यहाँ पर यह बनी कि कुछ जगह पर हिंसा भी हुई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट दमन करती है, लोग नहीं बर्दाश्त करते, बर्दाश्त नहीं हो पाता तो फिर मारपीट पे उतारू हो जाते हैं। तो हिंसा देखी गई कई जगह पर, जैसे कि बंबई की घटना हम सुनते हैं, कलकत्ता, दिल्ली, पटना में भी सुनते हैं, बनारस में उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है, कटक में भी हम लोग सुनते हैं। तो अलग अलग जगह पे हुई। इसके साथ साथ शिक्षित युवा वर्ग जो था उसके द्वारा संचार साधनों के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया गया, पुलिस और सेना के केंद्रों को निशाना बनाया गया, जो भी कर सकते थे अधिकार स्थापित करने के लिए उन्होंने किया। कर्नाटक पद्धति को अपनाया यहाँ पर लोगों ने, जैसे कि किसानों के अंशकालिक जत्थे दिन में काम करते थे, रात में एक्टिव रहते थे आंदोलन के लिए। साथ साथ रात में ये लोग बाहर निकलते थे, तोड़फोड़ मचाते थे, छुप छुप करके, बच बच करके, ताकि गवर्नमेंट की निगाहों में ना आ जाए, अधिकारियों की निगाहों में ना आ जाए। वहीं इसके अलावा देखते हैं कि मजदूरों ने हड़ताल कर दी, बहुत अधिक हड़ताल हुई, भारत के अनेक क्षेत्रों में इन्होंने हड़तालों का आयोजन किया। जैसे टाटा का इस्पात कारखाना था, 13 दिनों के लिए यह बंद हो गया, ठीक है, 20 अगस्त से 13 दिनों के लिए बंद रहा। अहमदाबाद में भी यही स्थिति हुई, और अहमदाबाद के अंदर जो कपड़ा मिल थी वह 3.5 महीने तक बंद रही। वहीं अहमदाबाद में बताया जाता है कि भारत का स्टालिनग्राद की संज्ञा इसको दे दी गई थी, क्योंकि यहाँ पर यह जो क्षेत्र था यह स्टालिनग्राद से ग्रसित होने का मतलब ये माना गया कि आप भारतीय लोगों की बात मान रहे हैं, कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। एक तरह से तानाशाही वाली स्थिति खुद यहाँ मजदूरों ने अपने लिए तैयार कर ली थी, खुद अपनी पावर संभाल रहे थे ये लोग, ठीक है। समानांतर सरकारें भारत के अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर स्थापित की गई, जैसे कि बलिया में चित्तू पांडे ने मामला संभाला था, बेहद महत्वपूर्ण है, विस्तार से चर्चा करेंगे अभी उत्तर प्रदेश समझते हुए। तो बलिया की जो सरकार थी वह चित्तू पांडे ने संभाली, और इतने अच्छे संभाली कि जब सरकार हाथ में आई तो पैरेलल चलाई, कहीं पे कुछ भी गतिविधि नहीं हुई, घटना नहीं हुई, किसी ने सरकार के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया, और यह जो भी संभालने के लिए, भारतीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो भी अच्छा काम कर सकते थे वो हर एक काम इन्होंने किया। इसके अलावा बंगाल के मिदनापुर में जातीय सरकार बनी, और सतारा की समानांतर सरकार यहाँ प्रसिद्ध है। ये 3 मामले हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूपीएससी या किसी और एग्जाम में बैठ रहे हैं तो पूछे जा सकते हैं। यूपी स्पेशल के मामले में बलिया में चित्तू पांडे के द्वारा बनाई गई सरकार खास थी, ठीक है। तो भूमिगत गतिविधियां भी हुई इस दौरान, क्योंकि जो हमारे देश के बड़े बड़े नेता इस समय रहते हैं, जैसे कि अच्युत प्रवर्धन, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक, आरपी गोयनका और जयप्रकाश नारायण, यह लोग मुख्य रूप से तो भूमिगत गतिविधियां लगातार करते रहे। कांग्रेस का एक रेडियो स्थापित किया गया था इस दौरान, जो गुप्त रूप से संचालित होता था और सभी लोगों तक संदेश पहुंचाने का कार्य करता था, और आंदोलन काफी लंबे समय तक इसी रेडियो कार्यक्रम ने जिंदा रखा। इसके प्रसारण मद्रास तक सुने जाते थे, और देखने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि राम मनोहर लोहिया खुद यहाँ नियमित रूप से आकर जनता से संवाद किया करते थे, बातचीत करते थे। तो देखिए उत्तर प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की क्या स्थिति थी। तो जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख नेता रहे, तो इनको शुरू में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और अहमदनगर के दुर्ग में रखा जाता है। मैंने आपको बताया ना कि महात्मा गांधी को अलग रखा गया और बाकी सबको अलग, तो इनको अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया, ठीक है। बाद में बरेली सेंट्रल जेल में भेज दिया गया, और अल्मोड़ा जेल में भी इनको कुछ दिन रखा गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र ने स्वयं सेवक के रूप में यहाँ पर जिम्मेदारी संभाली। गाजीपुर और अहमदगढ़ के किसानों को आंदोलन में शामिल करने के लिए इन लोगों ने प्रेरित किया आकर के। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र जो थे उन्होंने रेलगाड़ी पे कब्जा किया, और रेलगाड़ी को आजाद रेलगाड़ी का नाम दिया था इन्होंने इस दौरान। ये कुछ प्रमुख घटनाएं जो इस दौरान उत्तर प्रदेश में देखी गई थी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जन आंदोलन काफी तेजी से बढ़ा, बलिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बलिया में चित्तू पांडे की सरकार बनी थी, समानांतर सरकार थी एक प्रकार की। यह सरकार 11 से 22 अगस्त तक चली, क्योंकि फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर आकर के दमन कर दिया, लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जब इन्होंने समानांतर सरकार बनाना शुरू की तो पहले इन्होंने बैठक की हनुमानगंज की कोठी में, सभी लोगों को जोड़ा, अलग अलग जगह से किसान बाकी लोगों को बुलाया, इनसे बोला कि आप चंदा दीजिए,
आप जो भी हमें दे सकते हैं डोनेशन दीजिए, डोनेशन आप देंगे तो हम कुछ कार्य करेंगे सभी लोगों के लिए, लेकिन कोई उपद्रवी नहीं होगा, आप सरकारी संपत्ति को नहीं तोड़ेंगे और उपद्रव नहीं फैलाएंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यह सब बात यहाँ रखी गई और ऐसा हुआ। पूरे समय जितने दिन इनकी सरकार रही पूरी व्यवस्था में शांति स्थापित थी। ठीक है, हालांकि हम यह भी देखते हैं कि इस दौरान इनकी जो सरकार थी उसने जिला मजिस्ट्रेट से सारे अधिकार छीन लिए और अपने अनुरूप ही सारी व्यवस्था का संचालन किया। और इन्होंने यह कार्य सबसे पहले किया था, जैसी सरकार बनी तो इनके अधिकार क्षेत्र में जो जेल आती थी उस जेल में जितने भी क्रांतिकारी नेता थे या कांग्रेस के नेता थे या फिर हमारे युवा स्वयंसेवक थे, हर एक को छुड़ाने की जिम्मेदारी भी इन्होंने ली, सबको रिहा कर दिया और कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिका निभाओ, जैसे भी आप लोग आगे बढ़ सकते हो। तो बाद में जब चीजें हुई तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर एक बार एक्टिव हो गई। तो एक्टिव होने क्या किया इसने, वैसा लिलित को ने फिर दोबारा आदेश दे दिया कि जाओ गोलियां चलाओ, जैसे भी दमन कर सकते हो करो। तो हर जगह पे दमन का कार्य हुआ, बहुत लोग मरे इस दौरान भी, जैसे कि बिहार के भागलपुर मुंगेर में, ठीक है, बंगाल में तामलुक और नादिया में, उड़ीसा में भी ऐसे आंदोलनों को दबाया गया। ठीक है, और वायुयान तक का प्रयोग इस समय देखा गया था आंदोलन को दबाने के लिए इन्होंने किया। यह वायुयान युद्ध में कार्य कर रहे थे, यहाँ पर भारत में इन्होंने बुला लिया इनको। ठीक है, 1943 के अंत तक पता लगता है कि इन्होंने 91,836 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं मरने वाले लोगों की भी एक बड़ी संख्या यहाँ पर देखी गई। इन सभी लोगों ने अपना दमन चक्र चलाया। इनके दमन चक्र के विरुद्ध महात्मा गांधी ने जेल से ही एक अमरण अनशन की घोषणा कर दी। महात्मा गांधी ने साफ साफ कह दिया यहाँ पर कि ठीक है, तुम दमन कर रहे हो, मेरे देश के लोगों को मार रहे हो, तो मैं कैसे बर्दाश्त करूं। हालांकि कुछ कर नहीं सकते थे, जेल से बाहर नहीं निकल सकते, तो उन्होंने क्या किया, जेल में रहते हुए ही घोषणा कर दी कि मेरा अनशन अमरण रहेगा, या तो ब्रिटिश गवर्नमेंट रुक जाए मैं अनशन तोड़ दूंगा, यदि ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं रुकती, दमन चक्र चलाती रहेगी, तो मैं जेल में भूखा रहूंगा। यह घोषणा इन्होंने की थी 10 फरवरी 1943 को। यहां पर यह 21 दिनों तक भूखे रहे इस वजह से, क्योंकि सरकार का अड़ियल रवैया यहां पर बहुत अधिक परेशान कर रहा था पूरे देश के नागरिकों को। और महात्मा गांधी ने जैसे ही घोषणा की कि मैं आमरण अनशन पर रहूंगा, तो भारत की जनता फिर आंदोलन में कूद पड़ी और जो भी कर सकती थी महात्मा गांधी के लिए उन्होंने करना शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी बोला महात्मा गांधी को कि आप अनशन तोड़ दीजिए, हम बाद में संभाल लेंगे। बहुत लोगों ने कहा था, बट महात्मा गांधी अपनी बातों पर अड़े रहे थे यहाँ पर। ठीक है, तो सभी लोगों ने जनसभाएं अलग अलग जगह पर आयोजित की, महात्मा गांधी की रिहाई की मांग की, लेकिन रिहाई भी नहीं मिल रही थी। यहाँ महात्मा गांधी को यह स्थिति बन गई थी और अलग अलग जगह सभी लोगों ने चिट्ठियां भेजी सरकार को रिहाई के लिए, बट कुछ अच्छा यहाँ पर परिणाम नहीं मिलता। हम देखते हैं कि विदेशों में भी महात्मा गांधी की रिहाई की बात होती है और भारत के प्रमुख लोग जो थे वह अपने पद से त्याग पत्र भी दे देते हैं। जैसे कि वायसराय की कार्य परिषद में कुछ खास लोग थे, जैसे कि MS एनी, NR सरकार और HP मोदी साहब। जी हाँ, उस समय भी मोदी साहब थे। तो इन सब लोगों ने वायसराय की परिषद से ही इस्तीफा दे दिया था, त्यागपत्र देकर के यह आंदोलन में पूरी तरह जुड़ गए थे। हालांकि यह सभी गतिविधियां महात्मा गांधी ने की तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुई, परेशान नहीं हुई, क्योंकि वो युद्ध में इन्वॉल्व थी और वो चाहती थी कि हर एक स्थिति उसके हाथ में रहे, कंट्रोल में रहे और ना तो भारत आज़ादी मांगे और ना ही वह युद्ध में हारे। तो इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी एक अलग स्थिति तैयार कर ली। उसने सेना की टुकड़ियां भारत में छोड़ दी कि आंदोलन को दबाओ और इस स्थिति से निपटो। महात्मा गांधी के उन्होंने एक सार्वजनिक शव यात्रा और साथ साथ में गांधी जी की भस्म ले जाने के लिए इन्होंने विमान की व्यवस्था भी कर दी। इसका मतलब यह था कि उन्होंने शव यात्रा निकाली कि महात्मा गांधी हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो पहले ही मर चुके हैं। साथ साथ इन्होंने यह भी कहा कि गांधी जी की भस्म हम ले जा रहे हैं, पहले ही, बाद में मरेंगे, बाद में देखी जाएगी। तो वो दिखा रहे थे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस पूरे अनशन से। इतने अधिक नीच थे सारे के सारे लोग। यह सब गतिविधियां इन्होंने की। साथ साथ आधे दिन की छुट्टी की घोषणा भी कर दी ब्रिटेन में, जाओ सबको आधे दिन की छुट्टी मिलेगी, अब एंजॉय करो। रीजन महात्मा गांधी नहीं रहे इस वजह से। ठीक है, तो सारी गतिविधियां बिल्कुल समझ से परे थी इन लोगों की। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध आंदोलन तो बनता ही था। हालांकि हमारे पास हथियार नहीं थे, हथियार अच्छे होते ना सबको लाइन से खड़ा करके उड़ा देते किक करके, बट परेशान रहते थे हम इसी वजह से, क्योंकि इनकी पावर हमारे ऊपर ज्यादा थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब महात्मा गांधी ने परिस्थिति को समझा, जाना, देखा, ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं मान रही है और मेरे देश के लोग परेशान है, सब चाहते हैं कि अनशन को खत्म कर दिया जाए, तो महात्मा गांधी ने फिर अनशन समाप्ति की घोषणा भी कर दी थी। क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरे भारत के लोग जो हैं वह चाहते हैं कि मैं अनशन से बाहर आऊं और भारत के लोगों के लिए मुझे अभी जीना है। तो इस वजह से उन्होंने अनशन तोड़ दिया। 21 दिन तक इनका यह अनशन रहा था। लेकिन यह पूरी की पूरी जो स्थिति थी बहुत सारे परिणाम लेकर के आई भारतीय व्यवस्था के लिए। और बाद में देखते हैं कि काफी जल्दी हमें
आज़ादी भी मिल जाती है। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण परिणाम जो थे, जैसे कि स्वतंत्रता आंदोलन के विकास में यह महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। रीज़न था, इस दौरान जो मांग थी वह स्वतंत्रता की थी, पूर्ण स्वतंत्रता या स्वाधीनता हम लोग मांग रहे थे। अब पहले वाली स्थिति में हम लोग नहीं रहे थे, तो स्वतंत्रता की मांग के साथ हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। और अब पूरा देश समझ गया था कि हमें स्वतंत्रता से नीचे बात ही नहीं करनी है, अब हम इसी पे अड़ेंगे और पूरी स्वतंत्रता लेंगे, चाहे केंद्र स्तर हो, राज्य स्तर हो, और संप्रभुता को बनाएंगे। अब तो इसी के तहत पूरा आंदोलन बढ़ा था। राष्ट्रीय लक्ष्य जो थे वो है अब बदल गए थे सभी के लिए, लेकिन व्यापक जन भागीदारी अब जुड़ गई थी, तो सभी लोग अब आगे बढ़ते हैं और स्वतंत्रता की मांग करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से, जैसे भी वह कर सकते हैं। पहली बार यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह भी एहसास हो जाता है कि अब जनता उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है, इसलिए छोड़ दो, मामला बहुत अधिक गड़बड़ा सकता है, क्योंकि अभी एक आंदोलन खत्म हुआ था। महात्मा गांधी फिर एक बार किसी नए आंदोलन को जन्म दे सकते थे, और अब लंबे समय तक भारत को अपने अधीन रखना संभव नहीं है, यह बात भी अंग्रेजी सरकार समझ चुकी थी। ठीक है, वहीं साथ साथ बड़े बड़े जो नेता थे अब वह भी जेल से रिहा होने लग गए थे। इसके अतिरिक्त हम लोग यह भी देखते हैं कि भारत के जो बड़े बड़े नेता थे वो जेल में थे, तो उसके कारण भी जनता में एक अलग रोष बना हुआ था। और कांग्रेस के नेता जहां एक तरफ जेल में बैठे हुए थे, वहीं मुस्लिम लीग के नेता भारत में अलग राज्य की बात कर रहे थे, जो एक चिंता का विषय यहाँ पर बन गया था। तो आने वाले समय में हर एक बात जो थी यह परिणाम बन गई, और हम देखते हैं कि जिन्ना की जो नीति थी डिवाइड एंड रूल के साथ जुड़ करके भारत को डिवाइड करवा देती है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी सहमति दर्ज कर देती है। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण स्थिति हम लोग देखते हैं, और आगे यही होगा। आंदोलन चलेगा तेजी से, थोड़े समय के बाद सभी नेता लोग हमारे रिहा भी हो जाएंगे। उसके बाद में माउंटबेटन साहब को भेजा जाएगा, भारत के लिए एक स्वतंत्रता प्रस्ताव तैयार होगा, लेकिन विभाजन के साथ। तो जो टीस विभाजन की थी वो हमारे दिल में आज भी है। पाकिस्तान को हमने टुकड़ा दे तो दिया था जमीन का रहने के लिए, लेकिन वो आज भी कश्मीर की मांग करता रहता है, जो कि पता नहीं कब तक चलेगी। इस मसले को अगर पहले ही निपटा दिया होता तो आज यह हमारे जीवन में नासूर नहीं बना होता। हालांकि फिर अगली वीडियो में हम लोग जल्द मिलेंगे, कुछ ऐसे ही प्रमुख बातों पर चर्चा करेंगे। अभी ज़रूरी है हम लोग यह समझें कि उत्तर प्रदेश के वे कौन से लोग थे जिन्होंने भारत के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और आधुनिक भारत के अंदर कौन प्रमुख व्यक्ति रहते हैं उत्तर प्रदेश से। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, और जल्द फिर अगली वीडियो लेकर के आएंगे, आपसे कुछ बातें करेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।